नमस्कार। आज की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास में हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी के तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 7 की एनसीईआरटी में जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी, और इसके अंतर्गत सबसे पहले जो जानकारी दी गई है वह जानकारी दी गई है स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में। तो पहले समझ लेते हैं कि स्थल मंडलीय प्लेट होता क्या है, क्योंकि स्थल मंडलीय प्लेट को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस क्लास में भी प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप लोग जैसे जैसे आगे की क्लासेस में जाएंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित अवधारणाओं को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। पहले तो समझ लेते हैं कि स्थल मंडल क्या होता है। पिछली क्लास में आप लोगों ने समझ लिया था कि जो पृथ्वी है वह 3 परतों में विभाजित है। सबसे ऊपरी परत हो गई क्रस्ट, उसके नीचे का भाग मेंटल हो गया, और मेंटल के भी नीचे कोर का एरिया हो गया। तो ये 3 मुख्य परतें हो गई, जिनमें से जो कोर है वह आंतरिक और बाह्य कोर के रूप में विभाजित है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ये मान लीजिए ये हो गया क्रस्ट, भूपर्पटी का हिस्सा ये हो गया, ये क्रस्ट हो गया, और क्रस्ट के नीचे मेंटल का जो ऊपरी ठोस भाग है ये वाला, तो ये पूरा भाग मिलकर बनाता है स्थल मंडल। ऊपरी क्रस्ट और क्रस्ट के ठीक नीचे जो मेंटल का जो ठोस भाग है, ये 2 परतें मिलकर या ये 2 एरिया मिलकर स्थल मंडल की रचना करते हैं। स्थल मंडल को इंग्लिश में कहते हैं लिथोस्फीयर, और हिंदी में स्थल मंडल कहते हैं इसको। तो पहले तो हम लोगों ने समझ लिया कि स्थल मंडल क्या है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो स्थल मंडल है पृथ्वी का वह बहुत सारी छोटी बड़ी प्लेट से मिलकर बनी है। अब ये प्लेट्स क्या होती हैं? प्लेट का मतलब ये हो गया कि अनियमित आकार के स्थल मंडल के खंड, उन्हें कहा जाता है प्लेट। जैसे देखिए, एक मानचित्र मैंने लिया है आप लोगों के लिए। इस मानचित्र के माध्यम से प्लेट्स को आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है यूरेशियन प्लेट। इसका मतलब है कि ये वाला जो भाग है, जो यूरेशियाई प्लेट की जहाँ तक बात की जा रही है, ये वाला पूरा भाग, ये एक पृथक स्थलखंड का भाग है। तो जो स्थलखंड का एक पृथक भाग हो गया, इसे ही कहा जाता है प्लेट, और इन्हीं प्लेटों पे महाद्वीप और महासागर अवस्थित हैं। तो उम्मीद है कि मैं इन लाइनों से आप लोगों को समझा पाया कि प्लेट क्या होती है। इधर आप लोग देखेंगे, ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गई, ये साउथ अमेरिका प्लेट हो गई, और यहाँ पर इसकी ये बाउंड्री दिखाई गई है कि जैसे नॉर्थ अमेरिका प्लेट ऊपर हो गई, यहाँ पर हो गई साउथ अमेरिका प्लेट। तो आप लोग देखेंगे कि साउथ अमेरिका प्लेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ तक ये पूरी प्लेट का विस्तार है। इसके अधिकांश भाग पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, जो कि स्थलीय क्षेत्र है, और इस प्लेट के पूर्वी भाग में महासागरीय विस्तार है। तो किसी भी प्लेट पर किस क्षेत्र का विस्तार है, या महाद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार है या फिर महासागरीय क्षेत्र का विस्तार है, इस बात से ये निर्धारित होता है कि उस प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाएगा या महासागरीय प्लेट कहा जाएगा। इस बात को इस तरह से समझ लीजिए। जैसे आप लोग देखिए, ये जो यूरेशियन प्लेट है, इसकी बाउंड्री यहां से लेकर ये वाली बाउंड्री है इसकी, ये यूरेशियन प्लेट। इस यूरेशियन प्लेट के अधिकांश भाग पर स्थलीय भाग है या महाद्वीपीय क्षेत्र अवस्थित है, इसलिए जो यूरेशियन प्लेट होगी इसे कहा जाएगा महाद्वीपीय प्लेट। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि इधर लिखा हुआ है, ये वाली जो प्लेट है, इधर ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये अगर इसको रोल कर देंगे हम लोग पृथ्वी के वास्तविक आकार में, इस मानचित्र को लेकर आएंगे, तो इधर ये वाला एरिया और इधर ये वाला एरिया, इसको
को रोल करने पर पीछे मिल जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे ये वाली जो प्लेट हो गई इसे कहा जाता है पैसिफिक प्लेट या प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो इस प्लेट के अधिकांश भाग पर महासागर अवस्थित हैं, इसलिए जो पैसिफिक प्लेट है ये एक महासागरीय प्लेट है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया स्थलमंडल को और स्थलमंडलीय प्लेट को समझ लिया। उसके साथ साथ हमने ये भी समझ लिया कि कोई भी प्लेट महाद्वीपीय है या महासागरीय है, वह इस बात से डिसाइड होगा कि उस प्लेट पर अधिकांश क्षेत्र स्थलीय भाग है या जलीय भाग है। अगर उस प्लेट पर स्थलीय भाग की अधिकता है तब हम कहेंगे कि वह प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, जैसे कि अफ्रीकन प्लेट को भी लिया जा सकता है। अगर किसी प्लेट के अधिकांश भाग पर जलीय भाग का विस्तार अधिक है तब हम उसे महासागरीय प्लेट कहेंगे। ये तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के बारे में जानकारी हो गई। एक बात मैं यहाँ पर और बता दूं कि जो पृथ्वी का स्थलमंडल है वह बहुत सारी छोटी और बड़ी प्लेट से मिलकर बना हुआ है। कुछ मुख्य प्लेटें हैं या बड़ी प्लेटें हैं, उसके अलावा कुछ अन्य छोटी प्लेटें भी हैं। जो बड़ी प्लेटें हैं मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब आप देखिए, यूरेशियन प्लेट एक मुख्य प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट एक मुख्य प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट मुख्य प्लेट है, पैसिफिक प्लेट मुख्य प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट मुख्य प्लेट है। इसके अलावा देखेंगे छोटी छोटी प्लेट्स, तो आप लोग देखेंगे ये वाली हो गई कैरिबियन प्लेट, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी छोटी है। ये कोकोस प्लेट हो गई, ये हो गई नाजका प्लेट। यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट है जुआन डी फ्यूका प्लेट, ये अरेबियन प्लेट हो गई, ये इंडियन प्लेट हो गई, ये फिलीपीन प्लेट हो गई। तो इस तरीके से आप लोग इस मानचित्र की सहायता से ये बात समझ पा रहे हैं कि पृथ्वी का जो स्थलमंडल है वह कई छोटी बड़ी प्लेटों से मिलकर बना हुआ है और इन प्लेट्स में एक दूसरे के सापेक्ष गति भी हो रही है और उस गति का कारण है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, मेंटल के भाग में उठने वाली संवहन धाराएं। अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलता हूं। इस इमेज को देखिए, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग को दर्शाती हुई एक इमेज है। इसमें आप लोग देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है ये स्थलमंडल को दर्शा रहा है, या क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी ठोस भाग स्थलमंडल प्लेट को दर्शा रहा है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यहां पर लिखा हुआ है, लिथोस्फीयर लिख भी दिया गया है। इसके नीचे का भाग जो है वह मेंटल का भाग हो गया और मेंटल के नीचे आउटर कोर और इनर कोर का भाग हो गया। तो जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, पृथ्वी की जो परतें विभिन्न हमने जो जानकारी प्राप्त की थी उनके बारे में, वही इमेज यहाँ पर दर्शाई गई है। अब आप लोग देखेंगे कि ये जो मेंटल का क्षेत्र है, इस मेंटल के क्षेत्र में बहुत अधिक ताप की उत्पत्ति होती है और उस ताप के दो कारण हैं। पहला कारण है कि मेंटल के भाग में अवशिष्ट ऊष्मा अभी भी बची हुई है, क्योंकि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वह सूर्य से हुई थी। तो पृथ्वी जब उत्पन्न हुई थी या पृथ्वी का जब जन्म हुआ था तो पृथ्वी सूर्य से विखंडित होने के बाद ही बनी थी। तो पृथ्वी एक आग का गोला थी। तो जब पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई वैसे वैसे पृथ्वी का स्वरूप बदलता चला गया। पृथ्वी की बाहरी परत सबसे पहले ठंडी हो गई, तो बाहरी परत वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आ गई है, लेकिन अवशिष्ट ऊष्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में अभी भी संचित है। तो मेंटल में ऊर्जा का या ऊष्मा का एक स्रोत है जो अवशिष्ट ताप है पृथ्वी का वह। दूसरा है कि मेंटल के भाग में कुछ रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। तो उन तत्वों के क्षय होने से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में या मेंटल भाग में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस अत्यधिक ऊष्मा के चलते चट्टानें पिघलती हैं और चट्टानों में गति होती है। चट्टानें पिघलती हैं, गर्म मैग्मा ऊपर की ओर गति करता है और गति करने के साथ ही इस प्रकार से संवहन धाराएं, कॉन्वेक्शनल करंट्स उठती हैं यहाँ पर। और ये कॉन्वेक्शनल करंट, जैसे मान लीजिए नीचे से संवहन धाराएं उठती हैं,
ऊपर की ओर जाती हैं और स्थलमंडल के नीचे जाके ये दोनों ओर विभाजित हो जाती हैं। एक शाखा इस तरफ के लिए चली जाती है, इस तरफ के लिए, एक शाखा इस तरफ के लिए चली जाती है। तो इन शाखाओं के सहारे ही या इन संवहन धाराओं के सहारे ही ऊपर अवस्थित स्थलमंडल में प्लेट्स भी गति करती हैं। ये कारण है इन प्लेटों में गति करने का। जैसे यहाँ से मान लीजिए संवहन धाराएं ऊपर की ओर उठी या मेंटल के भाग में जो पिघली हुई जो चट्टानें हैं वो मैग्मा के रूप में यहाँ से ऊपर की ओर उठी, ऊपर जाएंगी और जब ये जाएंगी स्थलमंडल के निचले क्षेत्रों में, तो यहाँ से क्या होगा, ये एक ब्रांच इधर चली जाएगी और एक ब्रांच इधर चली जाएगी। इन्हीं शाखाओं के साथ या संवहन धाराओं की इन्हीं शाखाओं के साथ ये वाली जो प्लेट है वह इस तरफ के लिए मूव कर जाएगी या इस तरफ इस दिशा में गति करेगी, और जो इधर वाली प्लेट है वह इस वाली शाखा के साथ इस दिशा में गति करेगी। तो मेंटल के भाग में उठने वाली संवहन धाराओं के चलते ही इन प्लेटों में एक दूसरे के सापेक्ष गति होती है। इन प्लेटों में एक दूसरे के सापेक्ष गति होने से तीन प्रकार की सीमाएं बनती हैं, उसे भी समझ लीजिए। पहली सीमा हो गई अभिसारी सीमा। इसको इस तरह से समझ लीजिए, मान लेते हैं कि एक तो ये प्लेट हो गई, प्लेट 1, और ये हो गई प्लेट 2, और ये एक दूसरे के ठीक सम्मुख गति कर रही हैं। तो यहां पर जो सीमा निर्मित होगी, ये बाउंड्री जो निर्मित होगी, इसे कहा जाएगा अभिसारी सीमा। इंग्लिश में इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरा सीन क्या हो सकता है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं, उसको हिंदी में कहा जाता है अपसारी सीमा। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये हो गई और एक ये प्लेट हो गई। अब ये प्लेटें एक दूसरे से इस दिशा से, इस वाले क्षेत्र से एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हैं। ये वाली प्लेट इस तरफ के लिए गति कर रही है और ये वाली प्लेट इस तरफ के लिए गति कर रही है। तो यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच यहाँ पर जो सीमा निर्मित होगी उसे कहा जाएगा हिंदी में अपसारी सीमा। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्री। ज्योग्राफी पढ़ते हुए आप लोग इंग्लिश के भी कुछ वर्ड्स साथ साथ में पढ़ते चलिए, सीखते चलिए। तो ये हो गई अपसारी सीमा। तीसरी एक सीमा और हो सकती है, वह होती है रूपांतर सीमा। जैसे मान लीजिए ये दो प्लेट्स हो गई, एक प्लेट इस तरफ के लिए मूव कर जाती है, एक तरफ इस तरफ के लिए मूव कर जाती है, ना एक दूसरे से टकराती हैं ना एक दूसरे से पृथक होती हैं। तब यहाँ पर जो बाउंड्री निर्मित होगी उसको कहा जाएगा रूपांतर सीमा। इंग्लिश में इसे कहा जाएगा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इस प्रकार से प्लेटों के बीच में गति होती है और उनके बीच जो गति होती है उससे तीन प्रकार की सीमाएं निर्मित होती हैं, और इन सीमाओं के साथ में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां विकसित होती हैं, पर्वत विकसित होते हैं, ज्वालामुखी विकसित होते हैं, भूकंप आते हैं, दीपचाप का निर्माण होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी में जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को डिटेल में पढ़ेंगे तब ये चीज़ समझेंगे। यहाँ पर 7th क्लास की हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसलिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। ये आएगा आप लोगों के 9th क्लास में भी आएगा जब हिमालय का उद्भव पढ़ेंगे, उसके बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी आएगा। इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, तब ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा डिटेल में आएगा।
और जो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो कुछ समझा है, वही सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक बार पढ़ लेते हैं। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी कि उन्हीं प्लेटों पर महाद्वीप और महासागर अवस्थित हैं, और किसी प्लेट के यदि अधिकांश भाग पर महाद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार है तो उस प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाएगा। जैसे कि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट महासागरीय, प्रशांत महासागरीय प्लेट महासागरीय प्लेट है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। और जो प्लेट्स की गति है वह वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो गई है कि जीपीएस की मदद से उनकी जो स्पीड है या उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है, उनका विस्थापन है, उसको मेजर भी किया जा सकता है। तो प्लेट्स में कुछ ऑब्जर्वेशन साइट्स हैं, तो वहाँ पर जीपीएस वगैरह लगाया गया है। तो उस जीपीएस से हर साल वह प्लेट कितना मूव करती है इसका ऑब्जर्वेशन भी किया जा सकता है, इसको मेजर भी किया जा सकता है। तो हर साल प्लेट्स में जो गति होती है वह बहुत ही नाम मात्र की होती है, कुछ मिलीमीटर की गति होती है। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। इस बात को हमने यहाँ पर समझ लिया था कि जो मेंटल का भाग है वहाँ पर पिघला हुआ मैग्मा संवहन धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठता है, और इन संवहन धाराओं के साथ ही स्थलमंडलीय प्लेट्स गति करती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, और प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। तो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन किस प्रकार से होता है? जैसे जब दो प्लेट्स एक दूसरे से कन्वर्ज करती हैं तब वहाँ पर बलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति हो सकती है, वहाँ पर द्वीपचाप का निर्माण हो सकता है, या जहाँ पर जब दो प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती हैं तो वहाँ पर गहरी ट्रेंच का निर्माण हो सकता है, या किसी सागरीय क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, या वहाँ पर जो मध्य महासागरीय कटक होते हैं उनका विस्तार हो सकता है। तो अभी जो कुछ भी मैंने बताया, द्वीपचाप, मध्य महासागरीय कटक, अगर आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है तो तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती जाएंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक, पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी में जो गतियां होती हैं या पृथ्वी की सतह में जो परिवर्तन होते हैं वे दो प्रकार के बलों से प्रेरित होते हैं। एक प्रकार के बल होते हैं अंतर्जात बल, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग का मतलब है कि पृथ्वी की भूसतह से निचले भागों में जो बल उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है आंतरिक बल। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ पर मेंटल के भाग में पिघली हुई चट्टानों से जो मैग्मा निर्मित हुआ है, उस मैग्मा के गति करने से यहाँ पर स्थलमंडलीय प्लेट्स मूव करती हैं। तो यहाँ पर जो बल है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बल को कहा जाएगा आंतरिक बल। और दूसरे प्रकार की जो गति होती है उसमें क्या होता है? बहिर्जात बल। बहिर्जात बल ऐसे बल होते हैं जो भू सतह के ऊपर उत्पन्न होते हैं। तो पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक गति होती है जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बलों से उत्पन्न होती है, और दूसरे प्रकार की जो गति या दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन होता है वह बहिर्जात बलों के द्वारा होता है। बहिर्जात बल ऐसे बल होते हैं जो भू सतह के ऊपर उत्पन्न होते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, अंतर्जनित बल, अंतर्जनित बलों को इंग्लिश में कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स, या जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं। आंतरिक भाग में जो घटित होते हैं उनसे दो प्रकार की गतियां होती हैं पृथ्वी में। एक तो आकस्मिक गति भी हो सकती है और दूसरी धीमी गति होती है। आकस्मिक गति में देखेंगे भूकंप आ जाता है, तो जो भूकंप आता है उसका जो बल होता है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होता है, और जब भूकंप आता है तो बहुत तेजी से परिवर्तन होता है।
भू सतह में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, या जो भू सतह में कंपन होता है वो बहुत तेजी से होता है, आकस्मिक होता है। ज्वालामुखी में जो उद्गार होता है वह भी आकस्मिक होता है। लैंडस्लाइड या भूस्खलन होता है वह भी आकस्मिक होता है, अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। और इसके विपरीत दूसरा जो वर्ग है वह मंद गति से उसमें परिवर्तन होता है, उन्हें कहा जाता है पटल विरूपण बल, अर्थात मंद गति से होने वाली प्रक्रियाएं। मंद गति से प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? प्लेटों का संचलन, मैं इसी में और ऐड कर दे रहा हूं, प्लेट संचलन, पर्वत निर्माणकारी बल, इसके अलावा महाद्वीप जनक बल, जिनसे महाद्वीपों का निर्माण होता है, पर्वत निर्माणकारी बल, प्लेटों का संचलन, महाद्वीप जनन या महाद्वीप जनक बल, ये सारी जो गतियां होती हैं वे मंद गति से होती हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट्स के बारे में कि प्लेट्स में जो गति होती है वह एक साल में कुछ मिलीमीटर ही हो पाती है, 2, 3, 4 मिलीमीटर। तो ये जो गति होती है वह बहुत ही मंद गति से होती है, इसलिए जो दूसरा वर्ग है उसे पटल विरूपण बल कहा जाता है, और ये वाली जो गति होती है ये बहुत ही मंद गति से होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अंतर्जनित बल के बारे में पढ़ लिया कि अंतर्जनित जो बल होते हैं उनसे दो प्रकार की गतियां हो सकती हैं, आकस्मिक और धीमे धीमे काम करने वाली पटल विरूपणी प्रक्रियाएं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि बहिर्जनित बल जो होते हैं वो क्या होते हैं। बहिर्जनित बल जो वो होते हैं जो कि पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं? मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र में ढाल अधिक है और उस क्षेत्र में नदी प्रवाहित हो रही है। ये पर्वतीय भाग है, नीचे मैदानी भाग है, ये नदी बहती हुई आ रही है। अब आप लोग देखिए, ये ऊंचा क्षेत्र है और इधर निचला क्षेत्र है। तो यहां पर ये जो ढाल है ये किसकी वजह से है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। गुरुत्वाकर्षण एक कारण हो सकता है, उसके अलावा सूर्यतप एक कारण हो सकता है। कैसे, उसको समझ लीजिए। वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण होता है वह तापमान से प्रभावित होता है। तापमान अगर अधिक है तो वायु दाब कम, और तापमान कम है तो वायु दाब अधिक। मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र ए है, एक शहर है ए, कोई भी क्षेत्र मान लीजिए, यहां पर तापमान अधिक है, तापमान अधिक। अगर तापमान अधिक होगा किसी स्थान का तो वहां पर जो वायु दाब होगा वह कम हो जाएगा। अब ये वायु दाब क्या होता है अभी आगे की ही स्लाइड्स में, आज की ही क्लास में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो वायु होती है उसके द्वारा भू सतह पर एक प्रकार का दाब लगाया जाता है, उसे कहा जाता है वायु दाब। तो जहां पर तापमान अधिक होगा वायु दाब कम। ये स्थान के बारे में हो गया। एक स्थान है बी, यहां पर तापमान कम है, और यहां पर वायु दाब अधिक हो जाएगा। तापमान अगर किसी क्षेत्र का अधिक होगा तो वहां पर वायु दाब कम हो जाएगा, तापमान कम वायु दाब अधिक। और जो पवन होती है वह अधिक वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। इधर वायुदाब अधिक है तो जो पवन होगी वह इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर चलने लगेगी। तो जो बहती हुई हवा होती है उसे कहा जाता है पवन। अब आप लोग देखिए, यहां पर भी एक बल सृजित हो गया कि जो पवन है इस क्षेत्र से उस क्षेत्र की ओर चल रही है, बहुत तेजी से गति करती हुई चल रही है, और बहुत तेजी से गति कर रही है तो ये अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों का अपरदन करेगी, और जहाँ पर जब ढाल मंद हो जाएगा या जब वेग मंद हो जाएगा तब वहाँ पर उस अपरदन के द्वारा जो प्राप्त अवसाद होगा उनका निक्षेपण या उनका जमाव करना शुरू कर देगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सूर्य तप के वितरण से या तापमान में कमी होने से, तापमान में अधिकता होने से भी एक प्रकार का बल उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर इन सब चर्चाओं का उद्देश्य ये था कि जो बहिर्जनित बल होते हैं वे भू सतह पर विभिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं, चाहे वे ढाल के सहारे उत्पन्न हो, गुरुत्वाकर्षण के चलते उत्पन्न हो, या तापमान वायुदाब में अंतर के कारण उत्पन्न हो। और ये जो
पृथ्वी की सतह पर जो बल उत्पन्न होते हैं उन बलों के द्वारा विभिन्न कारकों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण की क्रियाएं की जाती हैं। तो अपर्दन का मतलब हो गया कटाव करना और निक्षेपण का मतलब हो गया कि उस अपर्दन से प्राप्त अवसादों का किसी स्थान पर जमाव कर देना। तो जो भू सतह पर जो बल उत्पन्न होते हैं उन बलों के माध्यम से विभिन्न भू आकृतिक कारक अपर्दन करते हैं और निक्षेपण करते हैं। अपर्दन करने से भी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां या विभिन्न प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं और निक्षेपण करने से भी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां विकसित होती हैं, विभिन्न प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं। तो यहाँ पर वही सारी चीजें जानकारी दी गई है। बहिर्जनित बल, यहाँ पर देखेंगे बहिर्जनित बलों के परिणाम स्वरूप अपर्दन होता है और निक्षेपण होता है। कारक कौन कौन से होते हैं? नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद इत्यादि ये भू आकृतिक कारक होते हैं। इन कारकों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के अपर्दित और निक्षेपित स्थल रूपों का विकास होता है। ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे अपर्दन और निक्षेपण जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 11th क्लास में फिर से आएगा और विभिन्न भू आकृतिक कारकों के द्वारा जो भू आकृतियां निर्मित होती हैं, अपर्दित भू आकृतियां और निक्षेपित भू आकृतियां, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ें समझते चल रहे हैं, तो जब हम लोग आगे के हायर क्लासेस में चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारे लिए समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में जानकारी दी गई है। पहले समझ लेते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वालामुखी कहा जाता है जब केवल ज्वालामुखी, या इंग्लिश में ज्वालामुखी को वोल्केनो कहा जाता है। तो ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक ऐसा छिद्र होता है या एक ऐसा निकास होता है जिससे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म मैग्मा भू सतह पर ऊपर की ओर आता है। तो ज्वालामुखी का मतलब हो गया एक निकास। जैसे मान लेते हैं ये भू सतह है, ये धरातल है, धरातल में एक निकास है, एक पाइप नुमा संरचना है यहां से, और ये पाइप नुमा जो संरचना है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो एस्थेनोस्फीयर है, जिसकी चर्चा मैंने पिछली क्लास में की थी कि मेंटल के ऊपरी भाग में एक अत्यंत पिघली हुई और अत्यंत गर्म अवस्था वाला एक क्षेत्र है, उसे कहा जाता है दुर्बलता मंडल। हिंदी शब्द है उसके लिए दुर्बलता मंडल। आप लोग पिछली क्लास में जो मैंने इमेज दिखाई थी उसमें देखिएगा। और इंग्लिश में कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। यहाँ पर चट्टानें अत्यधिक गर्म और पिघली हुई अवस्था में रहती हैं। तो ये जो पाइप होता है, ये जो निकास होता है, इस एस्थेनोस्फीयर से जुड़ा हुआ होता है। और जब कभी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं प्लेट टेक्टोनिक्स के सहारे, आप लोग आगे की क्लासेस में समझेंगे कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है तो उसकी चट्टानें पिघलती हैं और दबाव के चलते इस वाले क्षेत्र से पिघली हुई चट्टानें मैग्मा के रूप में ऊपर की ओर आती हैं और धरातल को तोड़ती हुई बहुत तेजी से उद्गारित होती हैं। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, एक तो हो गया कि ज्वालामुखी और दूसरी हो गई ज्वालामुखीयता। ये जो पाइप हो गया जो कि धरातल की सतह पर होता है और जो नीचे एस्थेनोस्फीयर से जुड़ा होता है, इसको कहा जाता है ज्वालामुखी या वोल्केनो। और ज्वालामुखी का उद्गार होना, ज्वालामुखी के उद्गार होने के साथ साथ विभिन्न गैसों का निकलना, विभिन्न पदार्थों का निकलना, लावा का भूसतह पर आना, उस लावा से विभिन्न प्रकार की चट्टानों का बनना, उस लावा से विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का बनना, ये सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको कहा जाता है ज्वालामुखीयता। ये दो चीजें हैं, या इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है वोल्केनिज्म या वोल्केनिसिटी। तो ज्वालामुखी एक केवल पाइप जो हो गया या जो निकास जैसी नली जैसी संरचना है, इसको कहा जाता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का उद्गार होना, मैग्मा का ऊपर की तरफ आना, उस मैग्मा के ठंडे होने से विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का बनना,
या यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत का बनना, विभिन्न गैसों का निकलना और बहुत सारी जो प्रक्रियाएं ज्वालामुखी के साथ हो सकती हैं, उन सब को या उन सब प्रक्रियाओं को समग्र रूप से ज्वालामुखीयता कहा जाता है। एक बार यूपीएससी ने आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा था कि ज्वालामुखी क्या होता है, और उसमें एक बहुत ही सामान्य सा ऑप्शन दिया गया था कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक छिद्र होता है, या दूसरा प्रक्रियाओं के बारे में लिख दिया था। तो उसका सही उत्तर था कि ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक छिद्र होता है, और उसके अलावा ज्वालामुखी से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको ज्वालामुखीयता कहा जाता है। अब हम लोग लौटते हैं यहाँ पर। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ये छिद्र जैसी संरचना है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर का भाग यहाँ पर दिखाया गया पर्पटी, यहाँ पर मेंटल का ये वाला जो भाग है, इससे ये वाला पाइप कनेक्टेड है, ये वाला। यहीं पर मैग्मा चैम्बर होता है, इसी को कहा जाता है दुर्बलता मंडल। ये वाला क्षेत्र जो कि मेंटल का सबसे ऊपरी भाग होता है, और ये अत्यधिक गर्म और पिघली हुई या द्रवित अवस्था में होता है। इसी से ज्वालामुखी के उद्गार के समय मैग्मा निकलकर ऊपर भूपर्पटी पर आता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब तक जो मैग्मा है वह भू सतह के नीचे रहता है, मान लेते हैं कि ये पर्पटी यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं और यहाँ से ये मैग्मा निकलना शुरू होता है, तो जब तक ये मैग्मा भू पर्पटी के नीचे रहता है तब तक इसे कहा जाता है मैग्मा। और जब यही मैग्मा भू पर्पटी की या भू सतह के ऊपर आ जाता है तब इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये भू सतह है, इसके ऊपर जब ये मैग्मा आ जाएगा तब इसको कहा जाता है लावा। लिखा हुआ है लावा। तो यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। ये था ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर भूकंप के बारे में जानकारी दी गई है। भूकंप इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी की सतह में कंपन होना, और पृथ्वी की सतह में कंपन कई कारणों से हो सकता है। भूकंप कई कारणों से आ सकता है, प्राकृतिक कारणों से भी आ सकता है, और कई बार कुछ मानवीय गतिविधियां ऐसी होती हैं उनसे भी भूकंप आ सकता है। प्राकृतिक कारणों में क्या होता है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक से भी भूकंप आता है। भूकंप की व्याख्या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के माध्यम से भी की जा सकती है। जैसे समझिए, मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, ये प्लेट 1 हो गई, ये प्लेट 2 हो गई, और यहां पर एक दूसरे से ये कन्वर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो जब एक दूसरे से टकराएंगी यहाँ पर ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी, या यहाँ पर बलित पर्वत बनेंगे। इससे क्या होगा कि जो निचला भाग होगा, भूगर्भ होगा, उसमें ऊर्जा संग्रहित होती रहेगी। आप लोग खुद ही सोचिए कि जब दो चीजों को टकराया जाए तो क्या होगा, वहां पर एनर्जी निचले वाले भाग में लॉक होती रहेगी, और जब वही एनर्जी अचानक किसी क्षेत्र से निकलती है, ऊर्जा जब निकलती है, तो उससे क्या होता है, भू सतह में कंपन आता है। तो प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। इस प्लेट विवर्तनिक के अलावा ज्वालामुखी जब उद्गार होता है किसी क्षेत्र में, बहुत तेजी से मैग्मा भू पर्पटी को तोड़ता हुआ और भू सतह पर उद्गारित होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भी भूकंप आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जो मानव जनित हो सकते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में या बहुत बड़ा बांध बनाया गया है मानव के द्वारा। मान लेते हैं इधर से नदी बहती हुई आ रही है। अब मनुष्य ने क्या किया कि जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए उसने यहां पर एक जलाशय बना दिया। पहले इस नदी का पानी यहाँ इस जलाशय में रोक लिया, फिर इस जलाशय से आगे की ओर नदी के पानी को
बहाया और नदी के पानी को इस प्रकार से सिस्टमैटिक तरीके से गिराया जाता है कि उससे टरबाइन्स घूमती हैं और उन टरबाइन से बिजली बना ली जाती है। इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है जल विद्युत परियोजनाएं। तो मैं जो समझाना चाह रहा था वह ये कि जब किसी क्षेत्र में बांध बनाया जाता है तो उस बांध को बनाने के लिए किसी नदी के जल को स्टोर किया जाता है किसी बड़े क्षेत्र में। बड़े क्षेत्र का मतलब है हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्टोर किया जाता है। आप लोगों ने अगर जब कभी भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विजिट किया होगा तब आपने देखा होगा कि जहाँ पर बांध बना हुआ है, यहाँ पर जैसे बांध बना हुआ है उसके पीछे हजारों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया जाता है, जलाशय बनाया जाता है। तो जब कभी जलाशय बनाया जाता है तो उस क्षेत्र में कृत्रिम रूप से आपने वहाँ पर क्या किया कि जल का भंडारण कर दिया। तो बहुत बड़े पैमाने पर जब किसी क्षेत्र में जल इकट्ठा किया जाता है तो उस जल के भार से इस क्षेत्र के निचले भाग की चट्टानों पर दबाव पड़ता है और चट्टानों पर दबाव पड़ने से कई बार क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा निकलती है और जब ऊर्जा निकलती है तो उससे भूकंप आता है। तो ये मानव निर्मित कारण हो गए भूकंप के। कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर परमाणु विस्फोट किए जाते हैं, न्यूक्लियर बम वगैरह का टेस्ट किया जाता है तो उससे भी स्थानीय क्षेत्रों में भूकंप आ जाते हैं। इसके अलावा खनन संबंधी गतिविधियां की जाती हैं। जैसे मान लीजिए खनन किया जा रहा है, नीचे की ओर खुदाई करके कोई धातु खोजी जा रही है, सोना चांदी लोहा कुछ भी नीचे की ओर जाते हुए खुदाई करते हुए तब उसमें धातुएं मिलती हैं या खनिज मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऊपरी वर्ग जो छत होती है उस खान की वह कोलैप्स कर जाती है, वह गिर जाती है और जब बहुत बड़ा स्थलखंड जब नीचे की ओर गिरता है तो उससे भी स्थानीय क्षेत्रों में भूकंप आ जाता है। तो जो भूकंप के कारण होते हैं वे कई होते हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ वही बात कि ये जो भूकंप के कारण या भूकंप के बारे में ये सारी जानकारी आप लोगों को और ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ने को मिलेगी, लेकिन जब यहाँ पर आ गया है ये छोटा सा टॉपिक तो यहाँ पर भी समझ लेते हैं। तो फिर से लौटते हैं हम लोग भूकंप के टॉपिक के बारे में। तो हम ये समझ रहे थे कि भूकंप के कई कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं और मानव निर्मित कारणों से भी भूकंप आ सकता है। और भूकंप का सामान्य सा मतलब होता है पृथ्वी की सतह में कंपन होना। यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से भूकंप को समझाने की कोशिश की गई है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को ही भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसे कहा जाता है फोकस। अब इस इमेज से ही समझ लेते हैं। ये वाली जो इमेज है आपकी एनसीईआरटी में, इसी से समझ लीजिए। वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है या जहां से ऊर्जा निकलना शुरू होती है उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र। हिंदी में कहा जाता है भूकंप का उद्गम केंद्र। इसी को भूकंप का मूल भी कहा जाता है, भूकंप मूल। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है फोकस। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर भूपर्पटी पर इसके निकटतम जो बिंदु होगा, ठीक ऊपर या 90 डिग्री समकोण पर, जैसे यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है ये फोकस का क्षेत्र है, इससे ठीक ऊपर जो क्षेत्र होगा भूपर्पटी पर निकटतम क्षेत्र उसे कहा जाएगा अधिकेंद्र। लिखा हुआ है हिंदी में अधिकेंद्र कहा जाएगा और इंग्लिश में कहा जाएगा एपी सेंटर। और ये एपी सेंटर ही भूपर्पटी पर या भू सतह पर वह क्षेत्र होता है जहां पर भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाता है और भूकंप के अधिकेंद्र के पास या यहीं पर भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता होती है वह सर्वाधिक होती है। और जब अगर नुकसान की बात करें, भूकंप से काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान भी तो होता है। इमारतें गिर जाती हैं या चट्टानें ऊपर नीचे हो जाती हैं, विस्थापन हो जाता है, आग लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान होते हैं भूकंप की वजह से। तो जो भूकंप की वजह से नुकसान होता है इस अधिकेंद्र के पास में ही सबसे ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है
कि इस अधिकेंद्र के निकट के क्षेत्रों में भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता होती है वह सबसे ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे अधिकेंद्र से दूर हटते चले जाएंगे वैसे वैसे भूकंपीय तरंगों की तीव्रता कम होती चली जाएगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट था फोकस और एपिसेंटर का, या उद्गम केंद्र का और अधिकेंद्र का। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं, वही बात लिखी हुई है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है और अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया था। अब यहाँ पर भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। आपके 7th क्लास में केवल 3 प्रकार की तरंगों की चर्चा की गई है। पी तरंगें अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, और एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें, एल वेव्स और सरफेस वेव्स। मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में यहीं पर बता देता हूँ। भूकंपीय तरंगों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। भूगार्भिक तरंगें, भूगार्भिक तरंगें वे भूकंपीय तरंगें होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गमन करती हैं, उन्हें कहा जाता है भूगार्भिक तरंगें। दूसरी होती हैं धरातलीय तरंगें या सतह पर गमन करने वाली तरंगें, धरातलीय तरंगें। इनको कहा जाता है इंग्लिश में सरफेस वेव्स। जो भूगार्भिक तरंगें होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं, पी वेव्स या पी तरंगें। इनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है बेसिकली। तो प्राइमरी के आधार पर ही इनको पी कह दिया गया, प्राइमरी का पी ले लिया गया तो इनको पी तरंगें या पी वेव्स कह दिया जाता है। दूसरी होती हैं एस वेव्स। एस वेव्स को सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। सेकेंडरी का एस ले लिया गया। अब यहां पर सवाल उठता है कि इनको प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पी वेव्स होती हैं उनकी गति सर्वाधिक होती है, और जो भूकंप का उद्गम केंद्र होता है, भूकंप का जो मूल होता है, उससे जब तरंगें निकलती हैं तो अधिकेंद्र पर सबसे पहले पी तरंगें ही पहुंचती हैं। इसीलिए कहा जाता है ये प्राथमिक तरंगें हैं, ये प्राइमरी वेव्स हैं। इसीलिए प्राइमरी से पी यहाँ पर नाम ले लिया, इसीलिए यहाँ पर इन्हें पी वेव्स कह दिया जाता है। पी वेव्स का बाद अधिकेंद्र पर सेकेंडरी वेव्स पहुंचती हैं। सेकेंडरी वेव्स प्राथमिक तरंगों के कुछ सेकंड के बाद पहुंचती हैं, तो इस सेकेंडरी से ही एस लेटर ले लिया गया, तो इनको एस वेव्स कह दिया जाता है। और ये जो तरंगें होती हैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गमन करती हैं। अब आ जाते हैं धरातल पर कौन सी भूकंपीय तरंगें गमन करती हैं। अब जो ये तरंगें हैं भूगर्भिक तरंगें, ये तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा के निर्मुक्त होने से उत्पन्न होती हैं। अब धरातलीय तरंगें किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं ये भी समझने वाली चीज है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर जब भूगर्भिक तरंगें गमन करती हैं या गति करती हैं तो पृथ्वी की जो धरातलीय जो चट्टानें हैं उन चट्टानों से इंटरेक्शन करने की वजह से एक अन्य प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, और वे तरंगें धरातलीय भाग से गमन करती हैं। उन्हीं तरंगों को कहा जाता है धरातलीय तरंगें। तो धरातलीय तरंगों की उत्पत्ति कैसे होती है? भूगर्भिक तरंगों की धरातल की चट्टानों से क्रिया करने से
धरातलीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। धरातलीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। लव वेव्स और दूसरी हो गई रेले वेव्स। इसकी स्पेलिंग है RAYLEIGH, रेले वेव्स। ये दो साइंटिस्ट थे लव वेव्स जिन्होंने खोजी थी, उनका नाम था HD लव। उनके नाम पे ही लव वेव्स कही गई ये तरंगें। और दूसरे प्रकार की तरंगें हैं रेले, जो कि रेले नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी। तो उन्हीं के सम्मान में उनके द्वारा खोजी गई तरंगों को रेले वेव्स कहा जाता है। ये तरंगें लव वेव्स और रेले वेव्स ये धरातल से होकर गमन करती हैं और पी वेव्स और एस वेव पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गमन करती हैं। तो आपके इस एनसीईआरटी में 7th क्लास की एनसीईआरटी में पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें लिख के 3 प्रकार की तरंगों के बारे में ही जानकारी दी गई है। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और इन तरंगों से पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है, ये सारी चीज़ें बाद की क्लासेस में आएंगी और हम लोग उसी समय इनको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए ये समझना हमारे लिए इतना पर्याप्त है कि भूकंपीय तरंगें मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित की जाती हैं, भूगर्भिक और धरातलीय। भूगर्भिक तरंगों में पी वेव्स और एस वेव्स आती हैं और धरातलीय तरंगों में लव वेव्स और रेले वेव्स आती हैं। भूकंप का मापन। अब यहाँ पर भूकंप के मापन की बात की गई है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है और जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है उसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक डिवाइस होती है। उस डिवाइस पर भूकंपीय तीव्रता को नापा जाता है। और तीव्रता को कैसे नापा जाता है कि जो भूकंप के दौरान ऊर्जा या एनर्जी रिलीज होती है उसको मेजर किया जाता है। और उसको मेजर करने के बाद 1 से लेकर 10 तक 1 से लेकर 10 तक स्केल होता है, तो उस पर भूकंपीय तीव्रता को नापा जाता है। अगर मान लीजिए सिस्मोग्राफ पर अगर 1 इकाई का भूकंप आया हुआ है, इसका मतलब है बहुत हल्का भूकंप है, थोड़ा बहुत झटका महसूस होगा। फिर जैसे जैसे 1 से आगे बढ़ते चले जाएंगे, 2, 3, 4, इसका मतलब है 1 से कुछ अधिक परिमाण वाले भूकंप। और 4 तक के जो परिमाण वाले भूकंप होते हैं वे सामान्य भूकंप होते हैं, उनसे बहुत हल्के झटके महसूस हो सकते हैं। लेकिन 5 से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, 5, 6, 7, तब उनको गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। 7, 8 इस लेवल के जो भूकंप आते हैं उनसे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होती है। ये जो भूकंप लेखी पर, सिस्मोग्राफ पर जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वह रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर स्केल पे ही 1 से 10 तक की तीव्रता हो सकती है। 1935 में एक अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट थे, एक अमेरिकन भूकंप विद्वान थे, उनका नाम था चार्ल्स एफ रिक्टर। उन्होंने बेनो गुटनबर्ग के साथ में इस सिस्मोग्राफ की खोज की थी। तो उन्हीं के सम्मान में जो स्केल है उसको रिक्टर स्केल कह दिया जाता है, चार्ल्स एफ रिक्टर के आधार पर। और यहाँ पर जो भूकंप की तीव्रता जो नापी जाती है वह भूकंप के दौरान जो ऊर्जा रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसके आधार पर भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। रिक्टर स्केल की सीमा 1 से 10 तक होती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। कई बार हम लोग उसको महसूस भी नहीं कर पाते। 1 या 2 मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप आया है तो हो सकता है हमें पता ही ना चले। 2, 3, 4 अगर मैग्नीट्यूड के भूकंप आए हैं तो उनका प्रभाव भी बहुत कम होता है। कुछ चीज़ें हिलने लग सकती हैं, पंखा उंखा हिलने लग सकता है और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपको पता ही ना चले। लेकिन 5 से जैसे जैसे मैग्नीट्यूड आगे बढ़ेगा तब उनको गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। 5, 6, 7 इस प्रकार के अगर मैग्नीट्यूड के भूकंप आ रहे हैं तो ये गंभीर श्रेणी के भूकंप हैं। और 7 से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो वो अत्यधिक गंभीर श्रेणी के, अर्थात बड़ी तबाही वाले भूकंप। तो जहाँ भी जिन क्षेत्रों में 7 से अधिक मैग्नीट्यूड के भूकंप आएंगे, रिक्टर स्केल पर जिन भूकंप की तीव्रता 7 से अधिक है, इसका मतलब है कि उनसे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही होगी। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है
वह बहुत अधिक शक्तिशाली और जिसकी तीव्रता 7 से भी अधिक होती है, वह अत्यधिक तबाही करने वाला भूकंप हो सकता है। तो यहाँ पर तो रिक्टर स्केल के बारे में जानकारी दी है। एक अन्य स्केल भी होता है, उससे भी भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इटली के एक साइंटिस्ट थे मर्कैली, तो उन्होंने भी भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए एक स्केल डेवलप किया था। उसको कहा जाता है मर्कैली स्केल, और उसमें जो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है वह 1 से लेकर 12 तक नापी जाती है। मर्कैली स्केल बहुत साइंटिफिक स्केल नहीं है। जहाँ रिक्टर स्केल में जो भूकंप के दौरान एनर्जी रिलीज होती है उसको नापा जाता है, वहीं मर्कैली स्केल में भूकंप से जो नुकसान होता है, जो क्षति होती है, उसको अंदाजा लगाया जाता है उसका, और उसके आधार पर ही भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। मर्कैली स्केल के बारे में आप लोगों को 11th के एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पर मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी दी गई है। मुख्य स्थलाकृतियाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि विभिन्न प्रक्रमों द्वारा या विभिन्न भू आकृतिक कारकों के द्वारा अपर्दन अपक्षय से संबंधित प्रक्रियाएं होती है। तो विभिन्न भू आकृतिक कारकों के द्वारा अपर्दित स्थल रूपों या अपर्दित स्थलाकृतियों का भी विकास होता है, और उसके साथ साथ निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का भी विकास होता है। तो यहाँ पर संक्षेप में उन्हीं के बारे में जानकारी दी गई है। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। जल, पवन, हिम या किसी अन्य गतिशील ऑब्जेक्ट जैसे कि समुद्री तरंगें, तटीय भाग में समुद्री तरंगें भी अपर्दन करती हैं। तो इन गतिशील कारकों के द्वारा जो चट्टानों का कटाव होता है उसको कहा जाता है अपर्दन, और निक्षेपण उसको कहा जाता है कि जब अपर्दन के द्वारा अवसाद जो प्राप्त होते हैं उसका परिवहन करके, और जब ढाल कम हो जाए या वेग कम हो जाए तब उन अवसादों को निक्षेपित कर देना, उन अवसादों को जमा कर देना, उसको कहा जाता है निक्षेपण। तो अपर्दन से भी कुछ स्थल रूप विकसित होते हैं, जैसे घाटी है, नदी की जो घाटी है वह अपर्दित स्थल रूप है, या जैसे कि मान लीजिए गॉर्ज है, वह नदी के द्वारा किसी पर्वतीय क्षेत्र में उस पर्वतीय क्षेत्र को अपर्दित करने या उस क्षेत्र को काटने से निर्मित होता है। तो गॉर्ज या घाटी ये सब कुछ अपर्दित स्थल रूप हो गए। जैसे बाढ़कृत मैदान हो गया, वह निक्षेपात्मक स्थल रूप हो गया, क्योंकि नदी अपने साथ लाए गए अवसादों को मंद ढाल पर, जब नदी की परिवहन करने की क्षमता कम हो जाती है तो वह अपने साथ ऊपरी भागों से लाए गए अवसादों को निक्षेपित कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, उससे बाढ़कृत मैदानों की रचना होती है। या नदी अपने तटीय क्षेत्र में, जब नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तब उसकी जो गति होती है, उसका प्रवाह होता है, वह बहुत ही मंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में नदी अपने साथ लाए गए अवसादों को तटीय भाग में निक्षेपित कर देती है, उससे डेल्टा का निर्माण होता है। तो बाढ़कृत मैदान हो गए, डेल्टा हो गया, ये सब जमाव या निक्षेपण के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। तो प्रत्येक भू आकृतिक कारक के द्वारा कुछ अपर्दनात्मक स्थल रूप विकसित होते हैं, कुछ निक्षेपात्मक स्थल रूप विकसित होते हैं। इससे भूदृश्य में लगातार परिवर्तन होता रहता है। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर, फॉन्ट की प्रॉब्लम है, पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य, यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वह बहुत संक्षिप्त है। आप लोग 11th क्लास की एनसीईआरटी में प्रत्येक भू आकृतिक कारक के अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थल रूपों और निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो जानकारी दी गई है वो बहुत कम दी गई है। यहाँ पर वाटरफॉल, जलप्रपात या झरने के बारे में जानकारी दी गई है। जब नदी किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र से निचले भाग में गिरती है, जैसे ये ऊंचाई वाले क्षेत्र से गिरती हुई आ रही थी और खड़ी ढाल पर जब नीचे की ओर गिरती है, इससे क्या बनता है? झरना। उसे सामान्य शब्दों में क्या कहा जाता है? जलप्रपात, और इंग्लिश में उसी को कह दिया जाता है वाटरफॉल।
अब यहाँ पर जो स्थलाकृतियाँ बनेंगी, इस जलप्रपात के साथ भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनेंगी। जैसे आप लोग पढ़ेंगे आगे, प्लंज पूल बनेगा, अवनमित कुंड बनेगा या अन्य भू-आकृतियाँ, संबंधित भू-आकृतियाँ बनेंगी। तो इन सब चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे यहाँ पर नदी जब बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, तो यहाँ पर प्लंज पूल या अन्य संबंधित भू-आकृतियों का निर्माण होगा। और इस प्रकार की जो भू-आकृतियाँ होंगी वे अपरदनात्मक वर्ग में रखी जाएंगी। अब जलप्रपात के बारे में यहाँ पर पढ़ लीजिए। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर ऊपरी भाग से खड़े ढाल वाले क्षेत्र से नीचे गिरती है तो यहाँ पर जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात बनाती है तो यहाँ इसके निचले भाग में भी अपर्दन करती है और इसके साथ साथ यहाँ पर भी अपर्दन करती है। लगातार जब जल किसी ढाल के सहारे बहेगा तो वहाँ पर इरोजन या अपर्दन होता चला जाएगा। इस प्रकार से ये जो भाग है ये धीरे धीरे करके ये पीछे हटता चला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ जलप्रपातों के बारे में जानकारी दी गई है। विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है वेनेजुएला। उस वेनेजुएला देश में एक नदी बहती है, उसका नाम है चुरुन रिवर। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर। उस चुरुन रिवर के ऊंचाई वाले क्षेत्र से निचले भाग में गिरने से ही एंजल जलप्रपात की उत्पत्ति हुई है या रचना हुई है। तो ये एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचे जलप्रपात है जो कि वेनेजुएला के क्षेत्र में है। हालांकि वर्तमान समय में स्थिति बदल गई है। कुछ सोर्सेस में टुगेला वाटरफॉल के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। इसके बारे में भी समझ लीजिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर एक नदी बहती है। उस नदी का नाम है नियाग्रा नदी। उस नदी के द्वारा एक जलप्रपात निर्मित होता है, उसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल। ये लिखा हुआ है और नदी का नाम भी नियाग्रा ही है, नियाग्रा रिवर। और ये जो रिवर है, ये रिवर यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा भी बनाती है। और अफ्रीका में जाम्बिया, अफ्रीका में का मतलब हो गया अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे नाम के ये दो देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है, आप लोग देखिएगा। जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है और ये विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। आप लोगों के पास एटलस होगा तो उस एटलस में इनकी लोकेशन देखिएगा आप लोग, या गूगल करके इनकी लोकेशन देखिएगा। तो ये विश्व के कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई। यहाँ पर हम लोग भारत के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग पुरानी किताबों में पढ़ेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है और शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये जानकारी अब पुरानी हो गई है और ये जानकारी वर्तमान समय में गलत हो गई है। वर्तमान समय में भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो जलप्रपात है वह हो गया कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक में बराही नदी पर है। मैं लिख दे रहा हूं। 2018 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह प्रश्न भी पूछा था कि भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कौन सा है, और उसमें एक ऑप्शन था कुंचिकल वाटरफॉल। तो वही कुंचिकल वाटरफॉल ही वर्तमान समय में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है। पुरानी किताबों में जोग जलप्रपात के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि गलत है। कुंचिकल,
आप लोग इसे गूगल करके देखिएगा, मिल जाएगा। कुंचिकल जलप्रपात, और ये कर्नाटक में बराही नदी पर है। ये वर्तमान समय में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब यहाँ पर नदी के द्वारा कुछ अन्य भू आकृतियां जो निर्मित होती हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। इस बात को इस तरह से समझ लीजिए, इस पर्वतीय क्षेत्र से ये अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इधर से नदी निकलती है तो ढाल तीव्र होता है। तीव्र ढाल पर क्या होता है, जल एक सीधे रैखिक प्रवाह में बहता है। लेकिन जब मैदानी भाग में आ जाती है तो यहाँ पर जो ढाल होता है, यहाँ मंद ढाल होता है और यहाँ पर तीव्र ढाल होता है। तो तीव्र ढाल पे तो नदी एक रैखिक मार्ग पर बहती है, लेकिन मंद ढाल पर नदी इस तरीके से लहराती हुई इस तरह से बहती है। और ये जो कर्व वाला मार्ग होता है, जो वक्राकार मार्ग होता है, इनको कहा जाता है विसर्प। विसर्प इंग्लिश में इसे कहा जाता है मियांडर्स। तो मैदानी भाग में जब ढाल मंद हो जाता है तो नदी लहराकर वक्राकार मार्ग पर बहना शुरू कर देती है, इनको कहा जाता है विसर्प। और नदी क्षैतिज अपर्दन करती है, जो कटाव होता है वह क्षैतिज अपने तटों के सहारे करती है। जैसे इधर इस तरफ की ओर करेगी कटाव, या इधर इस तरफ की ओर कटाव करेगी, इधर भी करेगी, इधर भी करेगी। तो क्या होता है कि ये जो विसर्प होते हैं ये बढ़ते चले जाते हैं। मान लेते हैं कि पहले नदी इस प्रकार से बह रही थी और कटाव करते करते नदी इस तरफ की ओर आ गई है, इस वाले भाग में यहाँ पर आ गई है, और आगे नदी कटाव करते करते इस वाले भाग में यहाँ पर आ गई है, इस दिशा से बहने लगी है। तो ये जो विसर्प बना हुआ था यहाँ पर, ये जो विसर्प था, हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा कर्व लिए हो, मैं यहीं पर इसे इसी तरीके से मान लेता हूँ। तो ये जो विसर्प बना था, ये वाला विसर्प नदी के मुख्य मार्ग से अलग हो जाता है। नदी के क्षैतिज अपर्दन के चलते ये जो विसर्प बना हुआ था, ये वाला विसर्प, ये नदी के मुख्य मार्ग से, क्योंकि अब नदी कटाव करके यहाँ पर आ गई है तो अब नदी का मार्ग इस प्रकार से हो गया। तो ये जो विसर्प होता है ये नदी के मुख्य मार्ग से कट जाता है और ये नदी के जो लूप्स होते हैं, ये किनारे होते हैं, ये भी अपरदन के माध्यम से और पास आते चले जाते हैं। और जब इस क्षेत्र में जल भर जाता है तो ये एक झील बन जाती है। जब इस वाले क्षेत्र में जल भर जाएगा तो ये एक झील बन जाएगी। इस झील को कहा जाता है विसर्प झील। विसर्प झील, इसी के लिए कहा जाता है गोखुर झील। और इंग्लिश में इसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक। तो ये जो नदी के द्वारा बनाए गए विसर्प से जो झील बनती है उसे कहा जाता है विसर्प झील या गोखुर झील, या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑक्सबो लेक। यहीं पर विसर्प झील को पढ़ाते हुए आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग जानकारी दे दूं। जो 28 मई 2023 को आईएएस की परीक्षा हुई थी, उसमें एक प्रश्न भी इससे संबंधित पूछा गया था। भारत के बिहार राज्य में एक जगह है बेगूसराय, उस बेगूसराय में बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से एक विसर्प झील बनी हुई है। उस झील का नाम है कांवर झील, KANWAR। ये बूढ़ी गंडक के विसर्पण से बेगूसराय जिले में बनी हुई है, बिहार के बेगूसराय जिले में, और ये एशिया की सबसे बड़ी विसर्प झील है। इसी के बारे में यूपीएससी की जो 2023 की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, 2023 की 28 मई 2023 को परीक्षा हुई थी,
उसमें इसी के बारे में जानकारी पूछी गई थी। तो ये जो कांवर लेक है, कुछ जगह हिंदी में कनवार लिख दिया जाता है, कुछ जगह कानवर लिख दिया जाता है, कुछ जगह कांवर लिख दिया जाता है। आप लोग ये इंग्लिश वाला याद रखिएगा, कांवर लेक। तो ये बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण के माध्यम से बनी हुई एशिया की सबसे बड़ी विसर्प झील है। यहाँ पर यही सारी जानकारी दी गई थी। ये लिखा हुआ है। हाँ, इसको विसर्प झील और गोखुर झील के साथ साथ एक शब्द और भी है, चाप झील भी कहते हैं। तो इसी को गोखुर झील भी कहते हैं। ये शब्द मुझसे छूट रहा था। गोखुर झील, चाप झील, इसी को कहते हैं विसर्प झील, इसी को कुछ जगह छाड़न झील भी कह देते हैं। छाड़न झील भी इसी को कह दिया जाता है। तो ये पहले नदी मान लेते हैं कि इस वाले मार्ग से बह रही थी, लेकिन नदी कटाव करते करते अब वर्तमान समय में यहाँ पर बहने लगी। तो ये वाला जो एरिया है ये अलग हो गया नदी के मुख्य मार्ग से, और यहाँ पर जब जल भर गया तो ये झील बन गई। यही है ऑक्सबो लेक, या फिर विसर्प, गोखुर, या चाप झील, या छाड़न झील। इसी के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर अगली जानकारी दी गई है कि कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है नदी, या निक्षेपण हो जाता है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है, और नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। पहले तटों को या तटबंधों को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे बाढ़ग्रस्त मैदान को। ये वाले जो क्षेत्र हैं, जो नदी के किनारे पर ऊपर उठे हुए क्षेत्र होते हैं, उनको कहा जाता है नदी के तटबंध। नदी के किनारों पर नदी की जो सीमा बनाते हुए जो ऊंचे उठे हुए तट होते हैं, उनको कहा जाता है तटबंध। अब समझ लेते हैं बाढ़ग्रस्त मैदानों को। मान लेते हैं कि नदी इस क्षेत्र से आ रही है बहती हुई। इधर तो ढाल तीव्र था, इधर तीव्र ढाल है। तीव्र ढाल पर क्या कर रही थी नदी? अपरदन ज्यादा सक्रिय था, कटाव कर रही थी। कटाव करने के बाद जो अवसाद प्राप्त हुए, जो अपरद प्राप्त हुआ, उसे अपने साथ उनका परिवहन कर रही थी। अब जब ढाल मंद हो गया, जब इधर ढाल मंद हो गया तो नदी की जो परिवहन क्षमता थी वह कम हो गई। नदी अपने साथ जो अवसाद ला रही थी उनको और बहुत दूरी तक कैरी नहीं कर सकती, उनका परिवहन नहीं कर सकती। ऐसी अवस्था में क्या करेगी नदी? अपने साथ जो लाए हुए अवसाद हैं उसको अपने मार्ग के दोनों ओर इन क्षेत्रों में निक्षेपित कर देगी, और नदी का जो जल है वह तटों के बाहर बहने लगेगा, और उस जल के साथ जो अवसाद लाए गए हैं वो इस नदी के दोनों तटों के सहारे निक्षेपित हो जाएंगे। इससे बाढ़कृत मैदान की रचना होगी। बाढ़कृत मैदान। तो नदी जब मंद ढाल पर आती है, उसकी परिवहन क्षमता कम हो जाती है, तो नदी का जो जल होता है तटों से दोनों ओर बाहर की ओर बहने लगता है, और नदी के जल के साथ ही उसके साथ जो अवसाद होते हैं सूक्ष्म आकार के, वे नदी के तटों के दोनों ओर निक्षेपित हो जाते हैं। इससे बाढ़कृत मैदान की रचना होती है। और चूंकि यहाँ पर नवीन जलोढ़ का निक्षेपण होता है, तो ये जो बाढ़कृत मैदान होते हैं ये बहुत ही उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बाढ़कृत मैदान और उत्थित तटों को भी समझ लिया। अब यहाँ पर डेल्टा के बारे में जानकारी दी गई है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं समझाना चाहता हूँ। आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था सहायक नदी के बारे में। तो सहायक नदी को इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो सहायक नदी और वितरिका में मैं अंतर बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर नदी किसी इस पर्वतीय क्षेत्र से निकली,
मान लेते हैं कि कोई अन्य पर्वतीय क्षेत्र है, इधर यहाँ से कोई दूसरी छोटी नदी निकली आके इस वाली मुख्य नदी में मिल गई, तो ये जो छोटी नदी है इस मुख्य नदी की सहायक नदी कही जाएगी, इसको कहा जाएगा सहायक नदी। इंग्लिश में इसको कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। जब नदी अपने अंतिम भाग में पहुंच जाती है, अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है और उसका ढाल बहुत ज़्यादा मंद हो जाता है, जैसे मान लीजिए नदी का ढाल बिल्कुल मंद हो गया इस वाले भाग में, इधर तटीय भाग में, तो ये नदी क्या होगी कि नदी का जो जल होगा वह बहुत सारी ब्रांचेस में बट जाएगा, इस प्रकार से फैल जाएगी नदी। तो यहां पर जो मुख्य नदी की ब्रांचेस हो जाती हैं उन ब्रांचेस को कहा जाएगा वितरिका, या इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी यही होनी चाहिए स्पेलिंग, चाहे तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। तो जब नदी अपने अंतिम भाग में पहुंचती है तो उसकी जो ब्रांचेस बन जाती हैं बहुत ज्यादा, उनको कहा जाता है वितरिका। ये अंतर होता है सहायक नदी में और वितरिका में। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा को पिछली क्लासेस में मैंने एक इमेज भी दर्शा दी थी कि तटीय भाग में यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हैं ये बह रही हैं, जो ये वितरिकाएं हैं और ये अपने साथ लाए गए अवसादों का निक्षेपण कर रही हैं। तो इनसे जो कलेक्टिवली जो इस वाली डिजाइन में जो भू आकृति निर्मित होती है उसे कहा जाता है डेल्टा। और डेल्टा तटीय भागों में या जहां पर जिस क्षेत्र में जो नदी समुद्र से मिलती है जाकर उस क्षेत्र में निर्मित होता है। यहाँ पर वही दिखाया गया है, ये मुख्य नदी, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस हो गई, बीच में ये मुहाने बने हुए नदी के, कलेक्टिवली इन सब को कहा जाएगा डेल्टा। तो आप लोग यहाँ पर डेल्टा को भी समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर मैंने एक इमेज ले ली, ये इंटरनेट से ली गई इमेज है। तो इसमें आप लोग देखेंगे, हालांकि ये आपकी बुक में नहीं दिया गया है, तो मैं आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि इस नदी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये रिवर सिस्टम, ये सोर्स हो गया, इधर से निकलती है नदी, बहती है। ये ट्रिब्यूटरी की जानकारी दी गई है कि कोई दूसरी नदी आकर इसमें मिल गई है, ये नदी बहती हुई जा रही है, यहाँ पर डेल्टा बना रही है, यहाँ पर लेवी या तटबंध है इसके, यहाँ पर ये मियांडर बना रही है, मियांडर जब अलग हो गए तो ऑक्सबो लेक या फिर विसर्प झील बना रही है। ये नदी का मुख्य चैनल हो गया, ये नदी का मुहाना कहा जाएगा। मुहाना वह स्थान होता है जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है जाकर। तो यहाँ पर ये जो आकृति बनी हुई है वह एस्चुरी या डेल्टा की बनती है। यहाँ पर नदी जब पर्वतों से निकलती है तो अपने जो पर्वत पाद होता है या गिरिपद होता है, पीडमॉन्ट का एरिया, पर्वतों के पास आधार का एरिया, वहाँ पर जब बड़े आकार के अवसादों का निक्षेपण करती है तो उससे जलोढ़ शंकु की रचना होती है, एलुवियल फैन की रचना होती है। तो ये सारी जो जानकारी है ये मैंने इसलिए ले ली थी कि आप ये समझ सकें कि नदी के द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। उनमें से कुछ भू आकृतियाँ अपरदनात्मक होती हैं और कुछ निक्षेपात्मक होती हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में और आगे पढ़ेंगे, सारी इमेजेस के साथ समझते हुए पढ़ेंगे कि नदी कितनी अवस्थाओं में बहती है, कौन सी अवस्था में कौन सी भू आकृति बनती है, ये सब कुछ आगे आने वाला है। इसी प्रकार से आपकी, ये तो आपकी एनसीईआरटी में ही दिया है इसी क्लास में, समुद्री तरंग के कार्य। तटीय भागों में समुद्री तरंगें भी अपर्दन और निक्षेपण करती हैं। अपर्दनात्मक भू आकृतियां भी बनती हैं वहां पर और निक्षेपात्मक भू आकृतियां भी बनती हैं। जैसे ये तटीय भाग मान लेते हैं, ये वाला तटीय क्षेत्र है, इधर समुद्र का हिस्सा हो गया, ये समुद्र है जहां पर जो नीला दिख रहा है। तो समुद्री लहरें आके क्या करती हैं कि तटीय भागों से टकराती हैं। आप लोगों में से जो भी लोग किसी बीच में
गोवा, मुंबई या किसी अन्य, चेन्नई के किसी क्षेत्र में गए होंगे, तटीय भाग में गए होंगे, तो उन लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जो तटीय भाग होते हैं तो उनमें आकर समुद्री तरंगें टकराती हैं। जब समुद्री तरंगें टकराती हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा इस प्रकार का एक होल सा बन जाता है, एक गहरा भाग बन जाता है अपरदन के चलते। इसको कहा जाता है समुद्री गुफा या सी केव। और ये सी केव और ज़्यादा जब विकसित हो जाता है और जब आर पार हो जाता है किसी चट्टान के, इस तरीके से इसको कहा जाता है तटीय मेहराब या सी आर्क कहा जाता है इंग्लिश में इसको। और जब इसका ही और अपर्दन हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से ये वाला भाग जो है, ऊपर का भाग भी अपर्दित हो जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पर बीच में ये जो भाग है जो जब अपर्दित हो जाएगा तो ये वाला भाग इस वाले भाग से अलग हो जाएगा। वही स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है कि पहले ये वाला जो भाग है इससे जुड़ा हुआ रहा होगा, लेकिन बीच में ये वाला भाग अपर्दित हो गया, कट गया। इससे क्या हुआ कि एक छोटी सी चट्टान अलग रह गई शेष, इसको कहा जाता है स्ट्रैक। और जब यही स्ट्रैक ऊपरी भाग से भी अपर्दित होना शुरू हो जाता है, ऊपरी भाग से का मतलब है ऊपर से और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जाएगा, यहीं तक रह गया निचला भाग, तो उसको कहा जाएगा स्टंप। इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। वही सारी चीजें दी गई हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर और समझनी है कि ये जो खड़ा ढाल है, किसी समुद्री तट के किनारे जो खड़ा ढाल है, उसको कहा जाता है हिंदी में भृगु या कगार, इंग्लिश में कहा जाता है क्लिफ। जैसे इसको इस तरह से समझिए, ये धरातल है, ये तटीय भाग है, इस तरीके से। अब यहां पर जल भरा हुआ है यहां तक, तो ये जो सीधा जो ढाल वाला, तीव्र ढाल वाला जो क्षेत्र है, इसको कहा जाएगा कगार या भृगु, और इंग्लिश में कहा जाएगा क्लिफ, और ये धरातल हो गया। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये चट्टानें लगातार इस पर प्रहार करती रहती हैं, तो इस चट्टान के या ऊपरी चट्टान के भाग से या इन समुद्री तरंगों के अपर्दन के माध्यम से जो अवसाद प्राप्त होते हैं, तो तटीय किनारों पर कई बार निक्षेपण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो उस निक्षेपण से या रेतीले अवसादों के निक्षेपण से तटीय भागों में बीचों की रचना हो जाती है। बीच इंग्लिश शब्द है और हिंदी शब्द है पुलिन। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन या बीच का निर्माण करती हैं। यही बात मैं अभी आप लोगों को समझा रहा था कि ये जो तीव्र ढाल वाला क्षेत्र होता है, ये क्लिफ, भृगु या कगार कहलाता है। और कई बार यहाँ पर रेत वगैरह का जमाव हो जाता है, अवसादों का जमाव हो जाता है, उससे बीच बन जाते हैं। लोग वहाँ टूरिज्म के लिए घूमने जाते हैं। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यहां पे भी मैंने आप लोगों को दर्शाने के लिए दो इमेजेस ले ली हैं। बीच बन जाते हैं, ये रहा, किसी बड़े क्षेत्र में अवसादों का जमा हुआ, बीच बन गया, एस्चुरी बनती है, क्लिफ बनते हैं, हेडलैंड मुख्य भूमि हो गई, केव, गुफाएं, आर्क, स्टैक बनते हैं, अन्य भी कुछ भू आकृतियां बनती हैं। कस्पेट फोरलैंड की जानकारी दी है, टम्बोलो की जानकारी दी है, टाइड आइलैंड बनता है, स्पिट्स बनते हैं, बैरियर आइलैंड बनते हैं, लैगून बनते हैं, खाड़ी बनती हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बस मैं यहाँ पर ये दर्शाना चाह रहा था कि कौन कौन सी भू आकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बन सकती हैं। हिमनद के कार्य, जो ग्लेशियर होते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो जल होता है वह जमे हुए रूप में होता है। तापमान की एक विशेषता होती है कि जैसे जैसे आप ऊपर के क्षेत्रों में जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता चला जाएगा। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें तापमान काफ़ी कम होता है, और तापमान की कमी के चलते जो जल होता है वह जमे हुए रूप में पाया जाता है, हिम के रूप में पाया जाता है। तो ऐसे हिमखंड या हिम के विशाल खंड जिनमें धीरे धीरे गति भी होती रहती है, उनको कहा जाता है हिमनद। हिमनद।
ये दो शब्द हैं इसमें। हिम का मतलब बर्फ, नद का मतलब है नदी, या ऐसा बर्फ का ऐसा संग्रह या बर्फ का ऐसा विशाल खंड जिसमें धीरे धीरे गति भी हो रही हो, उसको कहा जाता है हिमनद। हिमनद के द्वारा भी बहुत सारे भू आकृतियां निर्मित होती हैं। तो अपरदनात्मक भी होती हैं, निक्षेपात्मक भी होती हैं। सर्क हो गया, अरेत हो गया, टॉर्न लेक हो गया, या हैंगिंग वैली हो गई। इस प्रकार की बहुत सारी भू आकृतियां हिमनद के द्वारा भी निर्मित हो गई। हिमनद के द्वारा ही एस्कर का निर्माण होता है। हिमनद के द्वारा ही कई अन्य स्थलाकृतियां भी निर्मित होती हैं। तो यहाँ पर तो एक सामान्य सी जानकारी दी गई है। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है, और गुलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। जो गहरे गर्तों का निर्माण करती है उसे कहा जाता है सर्क। उसमें जब झील बन जाती है तब वह टॉर्न लेक कही जाती है। जब 3-4 जो सर्क होते हैं अपर्दित होते हुए मिलते हैं, उनके बीच की जो भूमि होती है उसे कहा जाता है हॉर्न। तो ये जो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ सर्क के बारे में, अरेत के बारे में, या फिर टॉर्न के बारे में, या फिर हॉर्न के बारे में, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तनाव लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ डिटेल में आएगा। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ये आप लोगों की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वहां से मैंने इस इमेज को लिया है। आप लोग देखेंगे सर्क गहरे गड्ढे बनते हैं, अरेत हॉर्न या सुरंग बनते हैं, अरेत या लटकती घाटी हैंगिंग वैली बनती है, हिमानी धौत मैदान बनते हैं, ड्रमलिन बनते हैं, एस्कर बनते हैं, अंतिम हिमोड़ बनते हैं, हिमानी धौत मैदान बनते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पवन के कार्य, पवन के कार्य ऐसे क्षेत्रों में होते हैं। पवन के कार्य का मतलब है कि पवन द्वारा अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां निर्मित होती हैं। तो पवन के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण की जो क्रियाएं हैं वे उस क्षेत्र में होती हैं जहां दशाएं शुष्क होती हैं। शुष्क का मतलब हो गया कि जहां तापमान बहुत अधिक होता है और वर्षा या आर्द्रता कम होती है। तो ऐसे क्षेत्र कहाँ होते हैं? रेगिस्तान के क्षेत्रों में। तो रेगिस्तान के क्षेत्रों में पवन का जो कार्य होता है वह प्रमुख होता है। अर्थात रेगिस्तान के क्षेत्र में जो मुख्य भू आकृतिक कारक है वह पवन होता है, और पवन के द्वारा अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूपों या दोनों प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं। छत्रक के आकार का मतलब होता है मशरूम रॉक्स। जैसे आप लोग इस प्रकार की चट्टानें देखेंगे, जब आप लोग कहीं जाएंगे रेगिस्तान में तो बीच बीच में आपको इस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेंगी कि निचला हिस्सा इस प्रकार, जैसे ये धरातल की सतह है तो निचला हिस्सा कट गया, अपर्दित हो गया, ऊपर वाला जो हिस्सा है वह एक मशरूम के रूप में बचा हुआ है। इनको टेबल टॉप रॉक भी कहते हैं, पीठिका शैल भी कहते हैं। तो छत्रक शैल भी बन सकती हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। निचला भाग कट गया तो इस प्रकार की संरचना रह गई, ऊपरी भाग शेष बचा हुआ है। तो ये मशरूम रॉक या टेबल टॉप रॉक्स बन सकती है। इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन जब चलती है तो जो अपर्दन करती है, कटाव करती है, उसको निक्षेपित भी करती है। जब पवन का वेग कम हो जाता है तो पवन उन अवसादों को अपने साथ कैरी नहीं कर पाती, अपने साथ उनका परिवहन नहीं कर पाती है जब पवन, तो वे सारे अवसाद जो पवन के द्वारा जिनका परिवहन किया जा रहा था उनको निक्षेपित कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है। उस डिपोजिशन से भी कई प्रकार की स्थलाकृतियां विकसित होती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवन रेत को पहुंचाती है, और जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा या इंग्लिश में कहते हैं सैंड ड्यून्स। छोटी पहाड़ी के आकार के टिब्बे बन जाते हैं तो उसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालूकण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, और जब ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशेष लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। लोएस का मतलब हो गया कि अत्यधिक
सूक्ष्म आकार की रेत का जब बहुत बड़े क्षेत्र में निक्षेपण होता है तब वहां पर लोयस का मैदान निर्मित होता है। तो चीन के उत्तरी भाग में जो मंगोलिया से लगता हुआ क्षेत्र है वहां पर लोयस का एक विशाल क्षेत्र पाया जाता है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, पवन द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं उन्हें कहा जाता है एओलियन लैंडफॉर्म्स। इंग्लिश में इरोजनल में क्या हो सकती हैं, जीवजन। इस प्रकार की जो चट्टानें शेष बचती हैं उन्हें यार्डंग कहा जाता है। ये ड्राई कंटर हो गया, ये इंसलबर्ग हो गया, ये ब्लो आउट हो गया। ब्लो आउट का मतलब है कि किसी एक विशेष क्षेत्र में एक गड्ढा सा बना दिया तो ये ब्लो आउट हो गया। डेजर्ट पेवमेंट। एओलियन लैंडफॉर्म्स या पवन द्वारा निर्मित जो निक्षेपात्मक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हो गई, इसे अर्ग कहेंगे। यहाँ पर ये रिपल्स बनी हुई हैं, ये बरखान का टिब्बा बना हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल टिब्बा बना हुआ है, ट्रांसवर्स टिब्बा बना हुआ है, स्टार ड्यून्स बने हुए हैं। तो ये सारी जो भू आकृतियां हैं या स्थलाकृतियां हैं ये पवन द्वारा निर्मित होती हैं। भूमिगत जल भी एक प्रमुख भू आकृतिक कारक है। भूमिगत जल के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। भूमिगत जल का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे नदी किसी इस ऊंचाई वाले क्षेत्र से इस तरफ बह रही है या जल का प्रवाह किसी भी क्षेत्र में हो रहा है, तो क्या होता है कि कुछ जल नीचे की ओर पर्कुलेट करके नीचे की ओर छन के भूमि में चला जाता है। तो यही जल जब किसी निचले भाग में या धरातल से भू सतह से नीचे के भाग में चला जाता है तब इससे विभिन्न प्रकार के स्थल रूप विकसित होते हैं। जब ये जल नीचे चला जाता है और इस जल में क्षैतिज गति होती है तो उस क्षैतिज गति से भी विभिन्न प्रकार की अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां विकसित होती हैं। भूमिगत जल द्वारा डोलाइन निर्मित होते हैं, पोनोर निर्मित होते हैं, युवाला निर्मित होते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट निर्मित होते हैं, बहुत सारी चीज़ें निर्मित होती हैं। या ये तो एनसीईआरटी की ही इमेज है 11th क्लास से। स्वालो होल या रंध्र, सिंक होल घोल रंध्र, सेक्शन ऑफ कोलैप्स सिंक, इसका मतलब है ध्वस्त या निपाती रंध्र, केब, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, सिंक होल, बैली सिंक या युवाला, ये सारी जो स्थलाकृतियाँ भूकृतियाँ हैं ये सब कुछ भूमिगत जल के द्वारा निर्मित होती हैं। और भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के साथ ही इस अध्याय की समाप्ति होती है और इस अध्याय के बाद अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।